हमारे देश का एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति है जो सनातन से चली आ रही है। हम सभी उसी सनातन संस्कृति में एक सूत्रबद्ध हैं, वही हमारा संविधान है। हमारे देश में बात कहा जाता है कि जब बच्चियां जन्म लेती हैं तो सबका, लड़कों का तो एक जन्म होता है, वो अपने माता पिता के घर रहता है, उसके बाद नौकरी चाकरी करता है, लेकिन उसका घर मूल रूप से उसके माता पिता का ही होता है। लेकिन लड़कियों के संदर्भ में उनका दो जन्म होता है। एक जन्म तो उसका माता पिता के यहाँ होता है, और लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है, जब उसकी शादी की जाती है, जब वो अपने पति के घर जाती है, ससुराल में जाती है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। उसको दो तरीके से रहना पड़ता है। उसका रहन सहन जो हमारे यहाँ है, उसके नैहर के माता पिता मैके के उसी तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, और हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि बिटिया तुम्हें दूसरे के घर जाना है। और हमारे यहाँ एक है कि बेटी एक पराया धन होती है, जो संस्कृति मेरे यहाँ की चली आ रही है। जब हम अपने ट्रैक से हटते हैं, अपना ट्रैक अलग बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे समाज में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, और उसका परिणाम भयावह होता है। मित्रों, आज की कहानी बहुत भावुक कहानी है, बहुत संवेदनशील कहानी है। इसी तरह की है एक लड़की की, एक लड़के की, दोनों का तलाक हो जाता है। बाद में इत्तेफाक बस दोनों का मिलन होता है। मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। एक लड़का नरेश, जो प्राइवेट जॉब करता था, शाम को 5 बजे जॉब के बाद जब अपने घर को जाने लगता है, तो रास्ते में देखता है कि बहुत भीड़ लगी है। रोड के किनारे देखता है भीड़ लगती है, उसके अंदर भी इच्छा हुई देखें क्या बात है। गाड़ी साइड पे अपने लगाता है, मोटरसाइकिल। उसके बाद भीड़ में जाता है, देखता है एक महिला जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा है, और बहुत लोग भीड़ लगाए हैं। जाता है, जब ध्यान से देखता है, अरे ये तो वही उसकी पत्नी खुशी है जिसका 2 साल पहले तलाक हुआ था। नज़दीक जाके देखता है तो उसके सर से बहुत खून बह रहा था। वो तुरंत आनन फानन में उसको उठाता है, और बगल में एक ऑटो करता है, सीधे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में जाता है, और इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब इसका तुरंत ट्रीटमेंट कीजिए। सबसे पहले इसका सर का जो खून निकल रहा है उसको बंद कर दे। डॉक्टर कहते हैं अब मेरा काम है, अब हॉस्पिटल तक आप पहुंच चुके हैं। डॉक्टर देखते हैं, पट्टी करते हैं, बड़ी गहरा जख्म था उसके सर में, और नरेश से कहते हैं कि जख्म बहुत गहरा है, ये अचेता अवस्था में है, लेकिन हम पूरा कंट्रोल कर ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको 50,000 रुपये तत्काल जमा करना पड़ेगा। नरेश कहता है कि डॉक्टर साहब इसकी चिंता न कीजिए, हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके खाते में लगभग 60-62 रुपये रहते हैं। तुरंत वो 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है, चूँकि प्राइवेट अस्पताल था, उसके QR कोड पर। उसके बाद कहता है कि 25,000 रुपये हम 4 घंटे बाद और दे देंगे, तब तक मौका दे दीजिए हमको। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं। इलाज शुरू होता है। खुशी बेहोश रहती है, 4-5 घंटे तक उसको होश नहीं आता है। 4-5 घंटे बाद जब उसको होश आता है, तो अपने सामने अपने पूर्व पति नरेश को ही देखती है। वो ताजुब उसको होता, अरे नरेश से कहती है, अरे आप कैसे यहाँ पे? तो नरेश कहता है, खुशी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में लोग भीड़ लगाए थे, मैं जॉब से अपने वापस आ रहा था, मैंने देखा, मैं तत्काल लेकर आया, अब आप ठीक तो हैं ना? इतने नर्स भी आती है, नर्स कहती है कि मैडम अब आप ठीक हैं, आपको होश आ गया, खतरे के बाहर हैं। ये अगर न लाए होते तो आज आपके प्राण न बचते, क्योंकि खून बहुत निकल चुका था आपके शरीर से। देखती है, बगल दिन उसका ध्यान जाता है, देख रहा है कि ब्लड चढ़ रहा था खुशी के, और भी ब्लड की जो थैलियाँ होती हैं बगल में रखी थी 2। खुशी कहती है आप बताइए कैसे हैं? कहीं नरेश कहता है पहले अपना जीवन देखो, तुम परेशान हो, हमारी चिंता छोड़ दो। खुशी रोने लगती है, कहती
आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, तुम इतने अच्छे आदमी हो। अब जाके हमें पता लगा। माँ के कहने में आ गई थी, अपने भाई और भाभी जी के कहने में आ गई थी। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना केस किया, 498 जैसे जानते 5-5 मुकदमे तुम्हारे ऊपर लगे, 4-5। कितना मैंने परेशान किया तुम्हारे ऊपर, दहेज का मैंने लगाया, मारपीट का लगाया, कितने मुकदमे लगाया, कितना परेशान किया। तुम्हें काम में नहीं करने देती थी और किसी तरह से हमारे भैया और भाभी, हमारी माता जी अपने अभियान में सफल हो गए, आपको तलाक देना पड़ा। हम नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, भैया और भाभी अपनी माँ के कारण हम मजबूर हो चुके थे। नरेश कहता है कोई बात नहीं खुशी, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। सबसे पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करो। हमें जो जीवन जैसा मिला, मैं ऐसे अपना काम कर रहा हूँ और आगे मैं करता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस तरह मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, पूरा पहले आपका इलाज हो जाए। इतने में 4-5 घंटा बीत चुके थे। खुशी के भैया भाभी को खबर लगती है, वो तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं और वो खुशी को देखते हैं कि हालत, और बगल में नरेश को भी देखते हैं जो उसका पूर्व पति था, जिसका तलाक हो चुका था। वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। उनको लगता है कि नरेश ने ही ऐसा किया होगा, उसकी कोई पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि वो बदला लेना चाह रहा है हम लोगों से। वो तुरंत आते हैं। खुशी को तो बाद में सबसे पहले नरेश को गाली देने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। बस खुशी का राह था, चूँकि चोट लगी थी, उसने कहा भैया बस बहुत हो गया, इनको अब ना बोलिए, आप हमारा इलाज कराइए ना कराइए, मैं मर जाऊं ठीक है, लेकिन इनको कुछ न कहिए। तो नरेश के भैया भाभी जो है फिर गाली देने लगते हैं। खुशी को भी कहते हैं तुम फिर इसकी तरफ हो गई, हम जानते हैं कि अपने चक्कर कहीं, चाहे जो हो आप मेरे हाल पे हमको छोड़ दीजिए, हम जिए या मरे मेरा विषय है, लेकिन अब आप और हमको ज्ञान न दीजिए। आपके ज्ञान के कारण आज हमको ये दिन देखना पड़ा। खुशी के भैया भाभी नाराज हो जाते हैं, कहीं जाओ मरो यही कहकर वो चले जाते हैं हॉस्पिटल से। खुशी नरेश की तरफ देखती है और नरेश से कहती है कि मेरे नज़दीक आओ। नरेश नज़दीक जाते उसका हाथ पकड़ लेती, चूँकि सर से उठ नहीं पा रही थी, ब्लड चढ़ रहा था। हाथ पकड़ लेती है, खुशी रोने लगती है, कहती हमें माफ़ कर दो। तो नरेश ने कहा कि मैंने कभी तलाक के लिए तो खुशी कहा नहीं था, मैं तो अपना बचाव कर रहा था। जब तुमने हमारे ऊपर इतना मुकदमा किया, इतना हमको परेशान किया, और भाई पुरुषों की, महिलाओं की ही सुनी जाती है। कोर्ट कचहरी जितने नियम कानून बने हैं आजकल, वो महिलाओं के पक्ष में ही बने हैं। तुम्हारा पक्ष भारी हुआ, आपको तलाक मिल गया, अब मैं क्या कर सकता। खुशी कहती है कि हमको छोड़ के ना जाइए प्लीज़, अब आप चाहें तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, लेकिन हम नौकरानी बन के आपके यहाँ रहेंगे, लेकिन हमको न छोड़ दीजिए। यही कहकर खुशी रोने लगती है। खुशी रोने लगती है तो नरेश पिघल जाता है, खुशी के सर पे हाथ रखता है। उसके बाद खुशी, इसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था, कब तुम अपनी गलती का एहसास करो। लेकिन 4 साल तक तुम हमसे मुकदमा लड़ी, कभी ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस रहा था कि किसी तरह तुम्हें एहसास हो जाए। आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। अंत में दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। तलाक की जैसे हमारे यहाँ एक प्रोसीडिंग है सरकारी, कि जब आप दोनों लोग मिलना चाहते हैं, तलाक अपने आप कैंसिल करा सकते हैं। साथ मिलने के लिए वहाँ पर सुलह समझौता केंद्र कचहरी में भी बनाया गया रहता है। किसी तरह रिश्ता टूटने से बचाया जाता है, लेकिन अगर टूट ही जाता है तो बाद में पति पत्नी के बीच में किसी तरह से बात बनती है तो एक हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, एक प्रक्रिया है। खुशी और नरेश एक हो जाते हैं। मित्रों, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, खास करके बच्चियों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि शादी के बाद छोटी छोटी बातों को अपने मायके में शेयर न करें। छोटी छोटी समस्याओं को अपने पति से बताएं। आप दोनों को ही मामला सुलझाना है। मम्मी पापा तो कुछ दिन के मेहमान होते हैं, जैसा कि खुशी की मम्मी चली भी गई। भाई और भाभी तो
आपको कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब पैसा पा जाएंगे तो उसके बाद वो भी बदल जाएंगे। इसलिए अपने घर को टूटने से बचाइए। आगे इसी तरह की कहानियाँ लेकर आऊँगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपका।